बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ एजाज बिन यहया फाउंडेशन। आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक इंटरेक्टिव बुक रिव्यू सेशन डिज़ाइन किया और इस बुक रिव्यू सेशन को डिज़ाइन करने का जो हमारा प्राइम मोटिव ये है कि हम स्टूडेंट्स में अक्रॉस द बोर्ड एक बुक रीडिंग कल्चर इंट्रोड्यूस करवाएं। तो इस पूरी आइडिया को कंसीव करके एग्जीक्यूट करने का मतलब ये है कि जो कि स्टूडेंट्स, आज का स्टूडेंट जो है कंटेंट के अलावा नहीं पढ़ता, जो एक प्लेटफॉर्म पे अगर हम एक स्टूडेंट को गैदर करते हैं और एक कॉस्ट के लिए, ताकि तमाम स्टूडेंट्स अपना अपना फ्रेम माइंड के साथ एक बुक को स्टडी करें और एक कंटेंट प्रोड्यूस करके लार्जर ऑडियंस को प्रेजेंट करें। तो एक हमारी एक छोटी सी काविश है और हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें आप इस काविश में ऑनरशिप के साथ हमें मोटिवेट करें सो दैट वी कैन मेक दिस अटेम्प्ट अ वेरी एब्सोल्यूट सक्सेस। तो हमारे इस आज पहले सेशन में हमें डिफरेंट स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। तो फॉर्मली मैं अपने स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन कराता चलूँ और इस बुक रिव्यू सेशन में हमने लाइव ऑडियंस भी बिठाई हुई है जो कि क्वेश्चंस कर सकती है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम माय राइट साइड हमारी स्टूडेंट्स हैं मारिया यूसुफ जो कि 3rd सेमेस्टर में हैं और ये जिस बुक को रिव्यू कर रही है इस बुक का नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड एंड ऑथर नेम इज रॉबर्ट कियोसाकी। एंड वेरी नेक्स्ट इज मिस्टर उबैदुर रहमान, 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और ये जिस बुक का रिव्यू कर रहे हैं वो है स्टीफन जॉब्स और इनके राइटर हैं वॉल्टर एसेस्कन। और मेरे लेफ्ट साइड पे जो स्टूडेंट इसका नाम है अमरजिश एंड अमरजिश इज गोइंग टू रिव्यू द बुक दैट नेम्ड सिपिन एंड इसके ऑथर जो हैं योवल नोआ हरारी। और मेरे जो लास्ट पार्टिसिपेंट्स हैं ये हैं अहमद सरदार, 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट है और ये जिस बुक को रिव्यू कर रहे हैं ये है लाइक फ्लोइंग रिवर और ये ऑथर है पोलो कोलो। ये आज की सेशन में हम 4 डिफरेंट बुक्स का रिव्यू करेंगे और हर बुक का एक डिफरेंट वर्जन है जो एक लाइफ को डिफरेंट नजरिए से देखने की तरफ ऑडियंस को इनकलकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम माय राइट साइड, मारिया आप बताएं आपको जो बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड, इसमें ऑथर का क्या थीम लाइन है, ऑथर बेसिकली ऑडियंस को क्या समझाना चाहता है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे प्लीज? ऑलराइट सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बेसिकली जो बुक है रिच डैड पुअर डैड, जिस तरह से सर ने मेंशन किया कि इस बुक के ऑथर जो हैं वो हैं रॉबर्ट कियोसाकी। इसमें ना अगर हम लोग वन लाइन में अगर सर इसका सेंट्रल आइडिया बताएं तो वो ये है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है इज़ नॉट ओनली की टू सक्सेस। लाइक हमारी सोसाइटी में ये कंसिडर किया जाता है कि अगर आप फॉर्मल एजुकेशन प्रॉपर लेते हैं इट मीन्स दैट यू आर सक्सेसफुल, बट रियलिटी में ये चीज़ सच नहीं है। इट्स नॉट अ ट्रूथ, इट्स नॉट अ फैक्ट वी कैन से। अच्छा, इस रिव्यू सेशन में ऑडियंस को जब लगे वो सवाल क्वेश्चन कर सकते हैं और हमारे डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स वो भी अपने अंडरस्टैंडिंग में सब्सटेंशिएट भी कर सकते हैं किसी भी आर्गूमेंट को और उसको नेगेट भी कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। तो मैं अहमद आपसे पूछता हूँ कि आपकी जो बुक है बहुत ज़्यादा एक अपीलिंग बुक है जो कि हमें बताती है कि लाइफ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए। तो इसकी बुक के बारे में आपके क्या टेक है, तो आप इसके बारे में ऑडियंस को क्या बताएंगे प्लीज़? थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। पोलो कोलो इज़ बेसिकली द स्टूडेंट ऑफ लाइफ। वो ज़िंदगी के बारे में बताता है कि लाइफ इज़ लाइक अ फ्लोइंग रिवर, इट गोज़ थ्रू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के कभी भी लाइफ स्टेडी नहीं रहती। कोई हर टाइम कोई अच्छा टाइम भी होता है, कुछ बुरा टाइम भी होता है। आपको सारों को डील करना आना चाहिए और वो हर एंगल को डिफरेंटली व्यू करता है। फॉर एग्जांपल वो एक पेंसिल की एग्जांपल देता है कि ह्यूमन एक पेंसिल है, जब उसको शार्पन किया जाता है तो इसका मतलब है वो पेन और सॉरो से गुजरता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पेन और सॉरो कांस्टेंट रहेंगी। जब वो उस चीज़ उस टाइम पीरियड के बाद गुजर जाता है वो शार्पन हो जाती है, वो ज़्यादा जो है ना सही तरह पेंसिल काम करती है। उसी तरह इंसान भी जो है ना जब उन मुश्किलात से, उन डिफ़िकल्टी से ऊपर आता है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और लाइफ को जो है ना डिफरेंटली व्यू करता है। इस तरह जो है ना पोलो कोलो डिफरेंट एग्जांपल दे के अपने लाइफ के थ्रू जो है ना लोगों को समझाता है कि what actually life is। थैंक यू सो मच अहमद। हम अपने 3rd पार्टिसिपेंट की तरफ बढ़ते हैं उबैद, आपकी जो बुक है स्टीफन जॉब एक बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी है अराउंड द ग्लोब और इसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं जिसमें वेस्ट भी इसको मानता है और ईस्ट भी मानता है। तो आपने ये जो बुक इसको चूज़ करने का मकसद क्या बेसिकली आप ये बताएं, और ये ऑथर इस बुक में स्टीव जॉब की कौन सी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में स्टोरी बताता है ऑडियंस को, प्लीज़ आप बताएंगे। थैंक यू सर कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी है। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा इस बुक की थोड़ी बहुत समरी भी देना चाहूँगा इसका क्यों मैंने बुक चूज़ किया। इस शख्स को माँ बाप ने रखा नहीं, कॉलेज में रहा नहीं, कंपनी ने भी निकाल दिया। ऐसा शख्स जो कि बहुत ही मारा हुआ शख्स था, मतलब इसको कुछ भी नहीं पता था कि मैं क्या करूँगा ज़िंदगी में। ये क्या कहता है 1970 में इसने सोच लिया था कि मैं हर घर में एक पर्सनल कंप्यूटर पहुँचाने वाला हूँ। अगर मैं आज आपको ये कहूँ कि ड्रोन जो है उड़ने वाले हैं,
आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। और मैं अगर मैं यही कहूँ कि मैं ड्रोन उड़ाऊँ ना, जो ड्रोन गाड़ी आएंगी वो मैं आपके लिए बनाऊंगा, तो आप मेरे पे यकीन नहीं करेंगे। उसी तरह उस वक्त भी लोग इस पे यकीन नहीं करते थे कि यार ये पर्सनल कंप्यूटर किस तरह हर घर में पहुँचाएगा। उसके माँ का नाम था जॉने, और उसके बाप का नाम एक मुसलमान था, अब्दुल जंदाली। उन्होंने शादी के बगैर उसके बाद उसका बच्चा हुआ, तो उन्होंने कहा हम बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते, अभी इतनी हमारी एज नहीं है कि हम जो है इसको मतलब पालें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अडॉप्शन के लिए दे दिया। और उन अडॉप्शन के बाद उन्होंने क्या किया, लॉरा जॉब्स और स्टीव जॉब्स, उसका जो बाप था ना उसका नाम था पॉल जॉब्स, उसने इसको पाला। बहुत इंटेलेक्चुअल बंदा था, स्टूडेंट्स इतना इंटेलेक्चुअल था कि चौथी क्लास में जब था वो, तो प्रोफेसर कहते थे कि इसको ना, इसके बाप को, कि भाई इसको छठी क्लास में लेके चले जाओ, ये बहुत इंटेलेक्चुअल है, इसका दिमाग बहुत हाई है, मैथमेटिक्स में बहुत हाई था। तो उसको कहा आप आगे लेके चलो, तो उसको आगे लेके चले गए, छठी क्लास में ले गए। 1981 में उसने क्या किया, पहले ही कंपनी एप्पल जो है उसने अपने दोस्त वोजनाइक के साथ, स्टीव वोजनाइक के साथ स्टार्ट की और आईपीओ तक ले गया। आईपीओ का मतलब पब्लिक कंपनी बना दी। एक यहाँ पर एक खूबसूरत किस्सा उसके लाइफ में आता है। वो क्या करता है, पेप्सी के ना जो उसके लाइफ का एक बहुत बड़ा वाक्य भी है और बहुत कुछ सीखने से मिलता है कि एक दफ़ा ये पेप्सी का जो सीईओ होता है जॉन स्कली, उसको बुलाता है अपने ऑफिस में, उससे कहता है देख यार, अगर तूने पूरी जिंदगी चीनी का पानी बेचना है तो जा पेप्सी में चला जा, यहाँ पर ना। अगर तू दुनिया को बदलना चाहता है तो आजा मेरे पास, एप्पल में हम एक काम करते हैं। तो जॉन स्कली कहता है मैं दुनिया को बदलना चाहता हूँ, और वो आ जाता है एप्पल में। और 2 साल के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलके उसी कंपनी से जिसने जो स्टीव जॉब्स ने स्टार्ट की थी उसी को उसमें से निकाल देता है, कहता है बाय बाय। लेकिन वो दोबारा स्टीव जॉब्स ये कहता है 6 महीने तक मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेटबैक था। उसने 6 महीने कुछ नहीं किया, उसके बाद दोबारा उसने बाउंस बैक किया। उसने नेक्स्ट के नाम से एक कंपनी बनाई उसी तरह कंप्यूटर की। लेकिन बाद में जॉन स्कली जिसने निकाला था वो दोबारा पाँव पड़ के उसने कहा भाई दोबारा आ जाओ एप्पल में यार, तुम्हारे बगैर कंपनी नहीं चल रही है। तो मतलब क्या था कि वो उसने दोबारा हार नहीं मानी, उसने दोबारा एक नेक्स्ट कंपनी स्टार्ट की, जो कि बाद में एप्पल ने दोबारा ले ली थी उस कंपनी को। उसके बाद उसने आईपॉड 2001 में लेके आया, 2007 में जो है आईफोन लेके आया, 2010 में जो है आईपॉड जो आप इस्तेमाल करते हो, आईपैड, एक तो आईपॉड है एक आईपैड लेके आया था उसके बाद 2010 में। इस तरह रिवोल्यूशन करता गया। एक और उसने जो अपनी कहानी का एक बताया है ना, उसमें एक ही लाइन में उसने कहा स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। इसका मतलब क्या है, आपको जो कुछ पता है, जितने बड़े आप महान बंदे हो ना, आप ये समझो कि आपको कुछ भी नहीं पता। आप छोटे से बच्चे से भी सीखो, आप किसी भी सीखो। हम इसी से रिकंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सीपियंस, तो सीपियन के बारे में आप हमें बताएं कि आपने इस बुक का व्हाई यू हैव चूज दिस पर्टिकुलर बुक एंड व्हाई you think that this book is should have kind of understanding to the masses at large. तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे ऑडियंस को प्लीज? थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो थीम है सेपियंस की, दैट इज़ अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री, लाइक सिंपली डिफाइन किया गया है और स्टोरी लाइक वे में बताया गया है, लाइक इट्स सो इंटरेस्टिंग वे में। और इसमें हमें ये भी पता चलता है कि इंसान ने अपनी थिंकिंग कहाँ से स्टार्ट की थी और अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो उसकी थिंकिंग ब्रॉड हो गई है, लाइक अब उसकी डेवलपमेंट होगी उसकी थिंकिंग में। अब पहले क्या होता था कि वो डिपेंड कर रहा होता था नेचर पे, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो इंडिपेंडेंट हो गया है। अब वो नेचर को कंट्रोल करता है, नेचर उसको कंट्रोल नहीं करती। अपना ये जो रिव्यू का हमारा सेशन है इसको हम दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। मारिया, मुझे ये बताएं कि आपकी ये जो बुक है इसमें कोई ऐसी लाइफ स्टोरी जो आप समझती हैं कि हमारी यूथ जो उसको रिलेट कर सकें अपने डे टू डे एक्सपीरियंस के साथ, और ऑथर ने उसको प्रॉपर एक स्टोरी टेलिंग वे में बताया और उसको इम्पैक्ट हो माशरे में, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे प्लीज़? ऑलराइट सर, जिस तरह से ये बुक ना एक स्टोरी से स्टार्ट होती है, जिस तरह आथर जो है वो अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हैं कि उनके लाइक 2 फादर होते हैं। जो पुअर डैड होते हैं वो उनके बेसिकली बायोलॉजिकल फादर होते हैं और उनके रिच डैड जो है वो उनके फ्रेंड के फादर होते हैं। तो ये एक जिस तरह से बुक स्टार्ट ही एक स्टोरी से होती है, वो बताते हैं कि जो मेरे पुअर डैड थे वो बेसिकली जिस तरह से हमारी सोसाइटी के अंदर होता है कि लाइक फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, उन्होंने भी फॉर्मल एजुकेशन ली थी, उन्होंने PhD किया था। वाइल ऑन दी अदर साइड जो रिच डैड थे, जो उनके फ्रेंड के फादर थे, उन्होंने एज सच कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, वो कॉलेज तक गए लेकिन वो आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे।
ऑन द अदर साइड उनके जिस तरह से मैंने अर्लियर मेंशन किया कि उनके जो पुअर डैड थे वो एक टीचिंग उनका प्रोफेशन था, वो टीचिंग कर रहे थे। तो बेसिकली जो सबसे पहली चीज़ इस बुक के अंदर मेंशन की गई है वो माइंड सेट के बारे में है। जी जी, कि दोनों जो फादर हैं उनके माइंड सेट में डिफरेंस है। लाइक जो पुअर डैड है वो बेसिकली ये कह रहा है कि जो एजुकेशन होती है ना, अगर आप अच्छी एजुकेशन लेते हो इसका मतलब आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। वाइल ऑन द अदर साइड जो रिच डैड है वो ये कहते हैं कि अगर आप अच्छी एजुकेशन लेते हो तो आपके माइंड के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि अच्छी जॉब लेनी है, बल्कि आपके माइंड के अंदर ये होना चाहिए कि एजुकेशन इज़ फॉर लर्निंग नॉट फॉर अर्निंग, राइट। सो मेन पॉइंट तो पहला ये है माइंड सेट का। सर हो गया, चलें। अहमद, आपकी जो बुक है द फ्लोइंग रिवर, इसमें जो राइटर है, ऑथर है पोलो कोलो, ये एक बहुत रिनाउंड ऑथर है जो लाइफ के अंडरस्टैंडिंग को बहुत सिंपल वे में बताता है। तो आपके नज़रिए के हिसाब से आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? कोई एक ऐसा लाइफ स्टोरी जो इसने अपनी पर्सनल लाइफ स्टोरी बताई है ऑडियंस के साथ जो हम जर्नली कनेक्ट कर सकें अपने यूथ में, तो आप इस लाइफ स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी सर, वो कहता है कि हमारी यूथ के अंदर वो जब भी देखता है ना अपनी लाइफ में, वो देखता है कि हमारी यूथ जो है ना एक्सेप्टेंस बहुत थोड़ी है हमारे अंदर, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं करती यूथ। वो कहती है कि जो मैं कह रहा हूँ या जो मेजॉरिटी कह रही है वो ठीक होगा, हालांकि जो लोग डिफ़र करते हैं उनके भी ओपिनियन को सुनना चाहिए और उनसे भी सीखना चाहिए, क्योंकि हर एक के ओपिनियन को सुन के हम समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। इस चीज़ को जो है ना ऑथर बहुत ज़्यादा इस बुक में जो है ना बताता है। उबैद, ये जो आपकी बुक का वन लाइनर थीम है स्टे हंग्री, तो इसके बारे में इसकी क्या बेसिकली फिलॉसफी क्या है, इसकी क्या कंसेप्शन, क्या ऑथर इसके बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग देना चाहता है जर्नली प्लीज? सर ऐसे होता है ना कि हमारे माशरे में ना हम जब थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ना तो खुद को कुछ समझने लग जाते हैं कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, 4-5 बुक्स पढ़ के उसकी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस हम सर हमेशा ये सोचते हैं कि जब हम एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो हमें किसी छोटे से सीखना नहीं पड़ता। ज़िंदगी में जो स्टे फुलिश स्टे हंग्री है ना, ये बहुत बड़ी लाइन है। अगर हम जिंदगी में इसको अपना लें, अभी हम सोचते हैं कि यार मेरे छोटा बच्चा, मेरे छोटे भाई है, तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखता होता हूँ। क्योंकि उनमें भी कुछ ना कुछ छुपा होता है। तो उसकी जो पूरी लाइन है, जो उसकी जो पूरी लाइफ है, वो ये समझाना चाह रहा था कि हमेशा अपने छोटे से सीखो, अपने बड़ों से सीखो। कभी भी ये मत सोचो कि यार मुझे सब कुछ आता है। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि आपको सब कुछ आता है, समझ लो आप तबाह हो उस दिन। देखिए, बहुत खूबसूरत बात है। मौला अली का कॉल है कि आप ये ना देखेंगे कौन क्या बात कर रहा है, आप ये देखेंगे वो बात क्या कर रहे हैं। हम हमेशा कंटेंट की तरफ अगर जाएंगे तो जर्नली भी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप ज़्यादा फ्लोरिश करेंगे। अगर हम ये आज इस्टेब्लिश कर दें कि बड़ा ही बात अच्छी कर सकता है, दैट मीन्स वी आर एट फर्स्ट गो, हम तमाम जितने भी यंगस्टर्स हैं, तमाम जितने भी छोटे, वो हम उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं अपने फ्रेम से। जब हम एक पूरी कम्युनिटी को सब्सटेंशिएट कम्युनिटी को माइनस कर देंगे एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम 100% डिलीवरी करें, तो ये हो नहीं सकता। तो बहुत खूबसूरती के साथ उबैद ने इसको कनेक्ट किया कि ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ हमें ही आता हो। आपके जूनियर्स भी हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं।